नमस्कार, कैसे हो बच्चों आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस SST एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है मतलब है कि आपको करना क्या है वो आपको पता है। आपको क्वेश्चन रीड करना है, सामने आपके 4 ऑप्शंस दिए हैं जिनमें से कोई एक राइट ऑप्शन है, वो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो आपको चूज करना है, टिक करना है। चलिए यही देखते हैं। इसमें फर्स्ट हमारा है विच टू ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम लोकेशंस आर कनेक्टेड बाय द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को कनेक्ट करने वाले 2 एक्सट्रीम लोकेशंस। 2 एक्सट्रीम ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को कनेक्ट करने वाले बहुत से लोकेशंस होंगे, बट 2 एक्सट्रीम जो कि सबसे ज्यादा दूर वाले हैं वो हमें बताने हैं। चलिए ये देखते हैं। ऑप्शन ए है मुंबई एंड नागपुर, बी सिलचर एंड पोरबंदर, सी मुंबई एंड कोलकाता एंड डी है नागपुर एंड सिलीगुड़ी। अब आंसर के लिए हम क्या करेंगे, साइड में हमारा मैप है, इसमें हम देखेंगे कि हमें करना क्या है, मतलब जो लोकेशन है वो क्या है। चलिए यही देखते हैं। ये हमारा मैप है। मैप में आपको डायरेक्शन पता है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। हमको ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का ही बताना है, 2 एक्सट्रीम लोकेशन जो कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे खैर कलर्स के जो लाइंस हैं, इसमें कलरफुल लाइंस हैं, उन्हें यहाँ पे साइन भी बताया गया है, कौन सी लाइन जो है कौन सी लाइन जो कलर है वो कौन सी लाइन को शो कर रहा है। तो इसमें हमारा यहाँ पे अगर देखें ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, स्काई ब्लू जो है वो शो कर रहा है, या लाइट ब्लू कह सकते हैं, वो शो कर रहा है। बट अगर हम लोकेशन वैसे भी जानना चाहें तो हमें तो क्योंकि ईस्ट वेस्ट से मतलब है कि ईस्ट और वेस्ट का क्या है, तो आइए देखते हैं। ये हमारा यहाँ से ब्लू लाइन जो है हमारी स्टार्ट हो रही है, जो कि है सिलचर। सिलचर से स्टार्ट होता है ये, जो कि ईस्ट में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की 2 एक्सट्रीम हमें लोकेशंस बतानी है। तो ईस्ट से ये हम चले, ये स्काई ब्लू वाला हमारी जो लाइन है ये है वो उस कॉरिडोर की, ये आए हम यहाँ पे आ गए। तो ईस्ट में ये कहाँ से स्टार्ट होता है, सिलचर। सिलचर कहाँ है, कौन से स्टेट में, सिलचर है असम में है सिलचर। तो सिलचर से ये स्टार्ट होता है, असम की कैपिटल है दिसपुर, आपको पता होगी। तो हमारा ये स्टार्ट होता है सिलचर से और ये आगे बढ़ते हुए वेस्ट की तरफ आएगा। वेस्ट में कहाँ कनेक्ट होता है, पोरबंदर, यानी कि गुजरात। पोरबंदर जिसे हम प्लेस ऑफ बर्थ महात्मा गांधी जी के नाम से भी जानते हैं, महात्मा गांधी के बर्थ प्लेस के नाम से भी इसे हम जानते हैं पोरबंदर को। तो पोरबंदर, सिलचर से पोरबंदर को ये कनेक्ट करता है। तो हमारे ऑप्शंस में कहां पर है, जो हमारा बी ऑप्शन है, सिलचर एंड पोरबंदर। तो ईस्ट में सिलचर एंड वेस्ट में पोरबंदर, इसे ये कनेक्ट करता है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो है राइट। नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड हमारा है विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूस ट्रांसशिपमेंट लॉसेज एंड डिलेज। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि उस ट्रांसपोर्टेशन को बताना है जो कि जब सामान ले जाते हैं, सामान ले जाने में बहुत सारे नुकसान होते हैं, सामान नुकसान हो जाता है, समय लगता है। तो इस समय को कौन कम करता है, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन है जो कि इस समय को कम करता है और उस सामान को खराब होने से बचाता है, टूट फूट हुई खराब होना है, क्योंकि वो जल्दी पहुंचा रहा है और उसका जो रास्ता है वो भी सही है। तो फिर कौन ऐसा है जो कि जल्दी भी पहुंचाएगा टूट फूट से, तो ज्यादा जो सही है वो क्या है, वो है, आइए देखते हैं ऑप्शंस। ए है रेलवे, बी रोडवेज, सी है पाइपलाइन एंड डी है वाटरवेज। तो जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा ए है रेलवेज। रेलवेज से सामान ले जाना ज्यादा इजी है, जल्दी भी पहुंचाएगा। अगर आप बात करिए एरोप्लेन की, तो एरोप्लेन में हर सामान नहीं जा सकता है, उतना आप लोडिंग नहीं कर सकते हैं, बट रेलवे में आप कर सकते हैं। एंड एरोप्लेन से आपका महंगा भी बहुत पड़ेगा, रेलवे से उसके अकॉर्डिंग आपको सस्ता पड़ेगा। रोड की बात करें, अगर हम बस ट्रक इन सब की बात करते हैं तो रोड जो होती है हर जगह अच्छी नहीं होती, बट रेलवे है तो रेलवे लाइन जो होती है वो आपकी सही गई हुई होती है। तो ये आपको आपके सामान को ले जाने में ये
ज्यादा हेल्पफुल है, सामान जो है वो जल्दी पहुंचता है, रोड के कंपैरिजन देखेंगे तो सामान भी जल्दी पहुंचेगा, तो सामान भी जल्दी पहुंचेगा और जो टूट फूट या नुकसान जो उसका होने वाला है वो भी, उससे भी बचा जा सकेगा। तो सामान, समय की बचत होगी और सामान भी आपका सही रहेगा। तो इसमें हमारा जो ए है ऑप्शन रेलवेज, ये है राइट आंसर। तो हम टिक करेंगे ऑप्शन ए रेलवे। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट कनेक्टेड विद द एचवीजे पाइपलाइन। एचवीजे पाइपलाइन से कौन सा स्टेट कनेक्ट नहीं होता है? आइए देखते हैं ऑप्शंस। ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात एंड डी है उत्तर प्रदेश। कौन सा स्टेट है जो कि एचवीजे पाइपलाइन से कनेक्ट नहीं होता है? तो एचवीजे पाइपलाइन क्या है? वो एचवीजे, एच मीन्स हजीरा, वी विजयपुर एंड जे जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। हम समझेंगे कि किस स्टेट से कनेक्ट नहीं है। हजीरा, पहले यहाँ पे हमारे बगल में एक मैप है, साइड में मैप है जो कि है तो पोर्ट का मैप, बट इसमें हम इस आंसर को भी समझ लेंगे। चलिए देखते हैं। एच हजीरा जो कि आता है गुजरात में, वी विजयपुर जो कि आएगा मध्य प्रदेश में, और जे जो कि आएगा उत्तर प्रदेश में। तो ये हो गया एचवीजे पाइपलाइन, हमारी गैस पाइपलाइन। एचवीजे गैस पाइपलाइन जो कि हजीरा को कनेक्ट करती है उत्तर प्रदेश से, आगे मध्य प्रदेश से होकर वो आगे कोटा वगैरह जाती है। तो हमने देख लिया यहाँ पर जो हमने यहाँ स्टेट्स जो देखे, एचवीजे के जो स्टेट्स हमने देखे, उसमें इनमें से कौन सा स्टेट जो है वो नहीं आता है? वो है महाराष्ट्र। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश हमने देख लिया जो कि विजयपुर से, एच जो कि हजीरा गुजरात एंड जे जगदीशपुर उत्तर प्रदेश। तो बचा क्या हमारा? महाराष्ट्र। तो जो राइट आंसर है हमारा महाराष्ट्र, जो कि एचवीजे पाइपलाइन से कनेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट अलोंग द ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट का पोर्ट बताना है जो कि डीपेस्ट एंड लैंडलॉक्ड हो। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही मेजर पोर्ट है। ऑप्शन देखते हैं। ए है चेन्नई, बी पारादीप, सी तूतीकोरन एंड डी है हमारा विशाखापत्तनम। तो चलिए आइए यहाँ पे मैप में हम देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारे पोर्ट्स जो हैं वो सामने दिख रहे हैं। कुछ रेड के साथ शो हैं, कुछ ब्लू के साथ हैं। जो ब्लू के साथ है वो हमारे इंटरमीडिएट एयरपोर्ट्स हैं, एंड जो रेड से हो रहे हैं शो वो है हमारे मेजर एयरपोर्ट जो है वो है। तो जो कि ईस्ट कोस्ट का क्वेश्चन हमारा है, ईस्ट कोस्ट का डीपेस्ट एंड लैंडलॉक्ड जो पोर्ट है उसकी बात हो रही है, तो उसमें आएगा हमारा विशाखापत्तनम। ठीक है, तो विशाखापत्तनम जो है वो हमारा डीपेस्ट एंड लैंडलॉक्ड पोर्ट है ईस्ट कोस्ट का। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। चलिए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। इंडिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन मोड क्या है? इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन मोड्स, ट्रांसपोर्टेशन का जो साधन है वो क्या है इंडिया में? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है पाइपलाइन, बी रेलवे, सी है रोडवेज एंड डी हमारा है एयरवेज। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों? वो होगा ऑप्शन सी रोडवेज। क्यों होगा? ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर है रोडवेज। अब ये रोडवेज जो है वो क्यों है? इसलिए है क्योंकि जहां से जहां तक जाना है ये फैसिलिटी कौन देगा? ये सिर्फ रोडवेज ही दे सकता है। रेलवेज या एयरवेज के लिए क्या आपको पोर्ट या रेलवे स्टेशन जो है वहां तक पहुंचना होगा किसी और ट्रांसपोर्ट से। फिर जहां आपको पहुंचना है उस जगह का एयरपोर्ट या फिर वहां का जो आपका स्टेशन होगा, रेलवे स्टेशन होगा, वहां तक तो ये पहुंचा देंगे। फिर वहां से जिस जगह पे पहुंचना है उस जगह के लिए आपको दूसरा ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा। तो ऐसी फैसिलिटी जो है वो रोडवेज ही देगा, इसलिए रोडवेज क्यों, उससे सारे सामान भी ले जा सकते हैं। पाइपलाइन में क्या है, आप हर चीज रोडवेज क्या है, रोडवेज से आप सारे सामान ले जा सकते हैं। आप खुद भी जाओ, सारे सामान भी ले जाओ, और जिस जगह से जिस जगह तक जाना है ये फैसिलिटी सिर्फ रोडवेज में ही हमें मिलेगी। इसलिए इंडिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन मोड जो है वो है रेलवेज। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सिक्स हमारा है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ट्रेड बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। 2 और मोर कंट्रीज के बिटवीन, बीच में जो ट्रेड होता है उसे क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक जो कंट्रीज हैं उनके बीच में होने वाले ट्रेड को क्या कहते हैं? उस ट्रेड के लिए कौन सा टर्म जो है वो यूज करते हैं? ए है इंटरनल ट्रेड, बी इंटरनेशनल ट्रेड, सी है एक्सटर्नल ट्रेड एंड डी है लोकल ट्रेड।
तो क्या है इसका आंसर आपको पता होगा कि 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में यहाँ ट्रेड हो रहा है, जिसके लिए कौन सा टर्म यूज होगा, उसके लिए यूज होता है इंटरनेशनल ट्रेड। आई होप कि आपको ये मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सारे समझ में आ गए होंगे कि किसका क्या आंसर है और क्यों है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट एनी 3 मेरिट्स ऑफ रोडवेज। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 मेरिट्स ऑफ रोडवेज जो है वो बताना है, रोडवेज की 3 खूबियां बतानी है। चलिए देखते हैं 3 मेरिट्स ऑफ रोडवेज क्या है। ए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइंस। रोड्स की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो रेलवे लाइन से काफी कम आती है, ये इसकी खूबी हो गई। बी हमारा है रोड्स कैन ट्रेवर्स कंपैरेटिवली मोर डाइसेक्टेड एंड अंडुलेटिंग टोपोग्राफी। रोड्स जो हैं वो डाइसेक्टेड एंड अंडुलेटिंग टोपोग्राफी पे बनाना वो इजी है, या कह सकते हैं वहां पे बन सकती हैं, बट रेलवे लाइन सब जगह नहीं पहुंचेंगी। जो उबड़ खाबड़ जगह है, ढाल वाली जगह है या कटी फटी जगह है, ऐसी जगहों पे रोड जो है वो बनाई जा सकती है आराम से, या फिर कह सकते हैं आराम से मतलब रेलवे के कंपेयर में। और उसके अलावा कि ये बन जाती हैं सभी जगह, बट रेलवे लाइन की बात करें कुछ जगह इनमें से है जहां पर वो बहुत मुश्किल से बनेंगी, और कुछ ऐसी जगह है जहां पर रेलवे लाइन जो है वो बन भी नहीं पाएगी। तो इसलिए ये भी इसकी बहुत बड़ी खासियत है। नेक्स्ट है सी, रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फीडर to other modes of transport such as they provide a link between railway station, air and seaports। रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट्स के लिए लिंक का काम करती है, क्योंकि जो एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशन है, सी पोर्ट है, इनके लिए क्या है, अगर हमें कहीं पे जाना है इन ट्रांसपोर्ट के जरिए, तो उसके लिए क्या करना होगा कि ये सारे ट्रांसपोर्ट जो है, जैसे रेलवे स्टेशन है, कह लीजिए पोर्ट है, सी पोर्ट है, एयरपोर्ट है, ये सारे कुछ हमारे घर के न तो बगल में होते हैं न हमारे घर के सामने होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि हमको जाना है, जाएंगे कैसे, रोड के ही द्वारा जाएंगे। बाय रोड हम रेलवे स्टेशन, सी पोर्ट या फिर एयरपोर्ट वहां पर पहुंच सकेंगे। तो ये भी इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा कि ये एक लिंक का काम करती है। अगर हमें कहीं जाना है, ट्रेन से जाना है, तो स्टेशन पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे, हमारे घर से सड़क जाती है। जो रोड है, रोड डोर टू डोर होती है, तो रोड जो है आपके घर के सामने से भी गई होगी, आपके घर के बगल से भी गई होगी, उससे आप इस स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। तो ये एक लिंक का काम करती है। तो ये है। इसके अलावा मैंने अभी हम लोगों ने जो पिछला आंसर था उस पर डिस्कस किया था एक पॉइंट, उसको भी आप लिख सकते हैं। यहाँ 3 है, 3 मैंने यहाँ पर डाला है, बट उसे भी आप लिख सकते हैं कि आपको जहां से जहां तक जाना है उसके लिए रोड सही है। क्यों? क्योंकि अगर हमें ट्रेन से जाना है तो उसके लिए स्टेशन पहुंचना है, बट जहां से जहां तक जाना है उसके लिए रोड है, क्योंकि आप जहां से निकल रहे हो बाय रोड वहां, और जहां तक जाना है वहां पहुंच सकते हो। इसके अलावा कह सकते हैं कि अगर कहीं पे कोई सामान ले जाना है, मान लीजिए, तो अगर आपको ट्रेन के जरिए ले जाना है तो पहले क्या करना होगा कि आपको घर से या जो भी प्लेस है वहां से स्टेशन तक ले जाना होगा, फिर ट्रेन का आपको खर्चा देना होगा। पहले स्टेशन तक ले गए, वो खर्चा है, फिर ट्रेन से ले जाने का खर्चा है, फिर उसके बाद जहां आपको पहुंचना है उस जगह के स्टेशन से फिर जिस जगह पहुंचना है, जो आपका लास्ट पॉइंट होगा, वहां तक पहुंचने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ हर जगह पे करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर हम इसके अकॉर्डिंग भी देखें तो खर्चे को भी ये कम करता है रोडवेज। हर जगह पे सामान जो है, सामान को ले जाने का खर्चा होगा, और हर जगह पे उसको उतारने चढ़ाने के लिए जो मैन पावर चाहिए होगी उसका भी खर्चा चाहिए होगा। तो ये उस लागत को भी कम करता है। तो ये हमने देख लिए 3 पॉइंट्स यहाँ देख लिए, उसके अलावा कुछ पॉइंट्स मैंने बता दिए, और आपके भी दिमाग में बहुत से पॉइंट्स होंगे जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बट यहाँ 3 पूछा है तो 3 लिखिएगा, कुछ भी 3 लिख दीजिएगा। चलिए बच्चे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है, वेयर एंड वाई इज रेल ट्रांसपोर्ट द मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। रेल ट्रांसपोर्ट जो है मोस्ट कन्वीनियंट ट्रांसपोर्टेशन कहां पर है और क्यों है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि वो कहां पर है, मोस्ट कन्वीनियंट ट्रांसपोर्टेशन जो है वो रेल ट्रांसपोर्ट कहां पर है। तो कहां पर है, नदर्न प्लेन्स। नदर्न प्लेन्स में ये मोस्ट कन्वीनियंट ट्रांसपोर्टेशन है। क्यों है, अब हम इस पे आते हैं। तो जो वहां की लैंड है, एक तो वेस्ट एंड लेवल लैंड, सबसे बड़ा इसका रीजन है वेस्ट एंड लेवल लैंड, वहां के विस्तृत और समतल भूमि। लेवल लैंड है जिसकी और बड़े क्षेत्र में है, बड़े एरिया में है, इस वजह से वहां पर रेलवे लाइन जो है वो बनाना इजी है। तो एक तो ये रीजन हो गया। उसके अलावा वहां की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी
रिच एग्रीकल्चर, वहां के रिसोर्सेस, ये सारी चीजें इसे ट्रांसपोर्टेशन, रेल ट्रांसपोर्ट को मोस्ट कन्वीनियंट ट्रांसपोर्टेशन बनाने में हेल्प करता है, उसकी ग्रोथ में ये चीजें हेल्प करती हैं। चलिए ये देखते हैं, द नदर्न प्लेन्स रेल ट्रांसपोर्ट द मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये तो हमने जान लिया कि कहां पर, अब क्यों द नदर्न प्लेन्स विद देयर वेस्ट लेवल लैंड, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज प्रोवाइडेड द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन ऑफ देयर ग्रोथ। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि क्यों है, क्योंकि वहां की जो लेवल लैंड है वो हो गई, वहां की डेंस पॉपुलेशन है, वहां का एग्रीकल्चर है, ये सारी चीजें हैं कि क्यों ऐसा है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड, इसमें व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स का सिग्निफिकेंस बताने हैं, उनके महत्व बताने हैं। चलिए आइए देखते हैं। बॉर्डर रोड्स ऐसी जगह पे होती हैं जो कि जहां पर लोगों का पहुंचना मुश्किल होता है, इन जगहों पे जो रोड्स बनाई जाती हैं। अच्छा, ये जो बॉर्डर रोड्स है, इसका एसोसिएशन जो है वो 1960 में बना, फर्स्ट टाइम इसका एसोसिएशन जो था वो 1960 में बना। उसके बाद से ये रोड्स जो है वो बनाई जाने लगी। आइए देखते हैं। दीज रोड्स हैव इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी इन एरियाज ऑफ डिफिकल्ट टेरेन एंड हैव हेल्प्ड इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दीज एरियाज। ये जो रोड्स हैं वो डिफिकल्ट टेरेन वाले एरियाज में बनाई जाती हैं और जो कि इसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी हेल्प करती हैं। कैसे? जब रोड्स बन गई तो वहां पर लोगों का आना जाना जो है उसमें सुविधा होने लगी। मींस अगर वहां कोई शॉप भी खोल रहा, वहां जो लोग रहते हैं उन जगहों पर, या फिर वहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो वो सारी चीजों के लिए रोड मिल जाने से ये उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी हेल्पफुल है। ये हम देख सकते हैं कि जो बॉर्डर रोड है वो कहाँ है, जो ऐसी जगह, देखिए जगह से पता चल रहा है, ऐसी जगह जहां पर लोगों का पहुंचना मुश्किल है, जिसे कि दुर्गम जगह कह सकते हैं या कह सकते हैं डिफिकल्ट टेरेन वाली जो जगह है, वहां पर जो रोड बनती है उसे कहा जाता है बॉर्डर रोड। और जो कि हमने बात की कि वो उसके जो फायदे हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि लोगों का वहां पे आना जाना जो है वो इजी तरीके से हो सकता है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज मीन बाय ट्रेड। ट्रेड से आप क्या समझते हो? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल एंड लोकल ट्रेड। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ट्रेड से आप क्या समझते हो, इंटरनेशनल एंड लोकल ट्रेड के बीच में डिफरेंस बताना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रेड क्या है, ट्रेड से आप क्या समझते हो। तो लोगों के बीच में, स्टेट्स के बीच में या फिर कंट्रीज के बीच में जो गुड्स का एक्सचेंज होता है उसे कहते हैं ट्रेड। ये एक्सचेंज जो है सामान के बदले सामान भी हो सकता है, सामान के बदले मनी भी हो सकता है, किसी भी तरह का बस गुड्स का एक्सचेंज जो है वो कहलाता है ट्रेड। अब हम बात करते हैं लोकल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड जब टू और मोर कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होता है उसे कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। ये वाया रोड भी हो सकता है, वाया सी भी हो सकता है एंड वाया एयर भी हो सकता है। बट हमारे यहाँ जो ट्रेड होता है, मोस्टली जो ट्रेड होता है, करीब 95% जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है उसका वो वाया सी होता है। वाया सी हमारे यहाँ का इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो वाया सी होता है, करीब 95%। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या है। अब अंतर बताना है लोकल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। और लोकल ट्रेड क्या है? तो लोकल ट्रेड जो है वो कंट्रीज के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर होने वाला जो ट्रेड है उसे कहते हैं लोकल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड, दोनों में फर्क क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो कंट्री से बाहर, एक कंट्री से का दूसरी कंट्री के साथ जो गुड्स का एक्सचेंज होता है उसे कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। और लोकल ट्रेड कहते हैं जो कि कंट्री के अंदर ही गुड्स का एक्सचेंज होता है उसे कहते हैं लोकल ट्रेड। ये हो सकते हैं विलेज टू विलेज भी हो सकते हैं, विलेज टू जो टाउन्स हैं उनसे भी हो सकता है, स्टेट से भी हो सकता है, सिटीज से भी हो सकता है। तो ये किसी भी तरह का हो सकता है, बट जो कि कंट्री के अंदर ही हो रहा है इसे कहते हैं लोकल ट्रेड। चलिए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 120 वर्ड्स। 120 वर्ड्स में आंसर करना है। चलिए देखते हैं इसमें फर्स्ट हमारा है, व्हाई आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन कॉल्ड द लाइफलाइंस ऑफ अ नेशन एंड इट्स इकोनॉमी। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन किसी भी नेशन की जीवन रेखा, लाइफलाइन या फिर वहां की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी क्यों कहे जाते हैं। चलिए जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन जो है वो किसी भी राष्ट्र के लिए वहां की लाइफलाइन एंड इकोनॉमी क्यों कहे जाते हैं।
तो किसी भी राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र की स्ट्रेंथ जो होती है, किसी भी नेशन की स्ट्रेंथ जो होती है वो कैसे होती है? इकोनॉमी से होती है। इकोनॉमी वो कैसे आती है? जब किसी भी कंट्री के ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट में लगे हों। सबसे पहले अच्छा हम यहाँ पे समझ लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन। एंड कम्युनिकेशन, मैसेज जो है, मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, वो कहलाता है कम्युनिकेशन। इसके बहुत सारे तरीके हैं, अभी हम आगे समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक, किसी भी कंट्री की जो स्ट्रेंथ है वो कैसे होती है? वो होती है अगर वहां के ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट में लगे हों, उस कंट्री की स्ट्रेंथ वो होती है, क्योंकि उससे उस कंट्री की इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो सुधरती है। तो जो ये काम होते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट में लगे होंगे, वो प्राइवेट सेक्टर में भी लगे होंगे एंड गवर्नमेंट सेक्टर में भी लगे होंगे। जहां भी लगे हों, काम सब जगह वही होगा। कुछ भी काम हो रहा है उसके लिए गुड्स लाने हैं, गुड्स जो हैं वो आएंगे, एक जगह से दूसरी जगह सामान आएंगे, वो कैसे आएंगे? ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ही आएंगे। कम्युनिकेशन, किसी भी डिपार्टमेंट में किसी जगह, चाहे प्राइवेट में काम हो रहे हो या फिर गवर्नमेंट काम हो, सेक्टर के काम हो, वहां पर कम्युनिकेशन जो है वो बहुत जरूरी है। पहले क्या था? पहले कम्युनिकेशन जो था वो एक दूसरे से लोग डायरेक्ट जो जितना कर पाए, बाकी कुछ पेपर के द्वारा होता था, जिसको पहुंचने में टाइम लगता था। डिपार्टमेंट के अंदर तो पेपर पहुंच जाते थे जल्दी, बट जो बाहर से आ रहा है वो पेपर्स आने में टाइम लगता था। तो ये इसकी वजह से जो काम होता था उसकी स्पीड जो होती थी वो कम होती थी। बट आज के टाइम में क्या है, जो भी मैसेजेस हैं, जो कम्युनिकेशन है वो बहुत तेजी से होता है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। तो इससे क्या होगा? कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, काम तेजी से बढ़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो जो गुड्स हैं, किसी भी काम के लिए जो गुड्स चाहिए होते हैं, अब कम्युनिकेशन होगा, बात होगी कि जो गुड्स हैं वो इस बार अच्छे नहीं आए हैं, या फिर वो खत्म हो रहे आने हैं, या फिर अभी हैं वो अभी नहीं भेजने हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? वो कम्युनिकेशन से होगी। फिर जब उन्हें भेजा जाएगा वो क्या होगा? वो ट्रांसपोर्टेशन से होगा। तो जो कंडीशन है वो सुधरेगी किसे? कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये दोनों ही जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी नेशन के लिए कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो उस नेशन की इकोनॉमी, वो उस नेशन की इकोनॉमी एंड लाइफलाइन कहे गए हैं। चलिए इसे हम कुछ लाइन से अब आगे समझते हैं। The means of transportation and communication called the lifelines of a nation and its economy because क्यों कहे जाते हैं? Today's India is well linked with the rest of the world despite its vast size, diversity and linguistic and socio-cultural plurality। तो इंडिया जो है, इंडिया का जो लिंक है अदर कंट्रीज के साथ, अदर लोगों के साथ, जबकि इंडिया का जो विस्तृत क्षेत्र है, उसकी लैंग्वेज है, उसका कल्चर है, वो दूसरे लोगों से अलग है, लेकिन फिर भी लोगों के साथ वो लिंक्ड है। कैसे है? इन्हीं ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की वजह से, क्योंकि गुड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, लोग एक दूसरे से मिलते हैं। तो अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कल्चर होने के बाद भी एक दूसरे से इसी कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ही लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा एंड इंटरनेट एक्सेट्रा हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन मेनी वेज। सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है उसके बहुत सारे जो तरीके हैं उनमें ये सारी चीजें, रेलवेज, एयरवेज, ये जितने भी मैंने अभी बोले, ये सारी चीजें उसमें हेल्प करते हैं उसे बढ़ाने में। The traders from local to international levels have added to the vitality of its economy। ट्रेडर्स जो कि पहले जो कि लोकल ट्रेडर से इंटरनेशनल ट्रेडर्स की तरफ बढ़ना, लोकल, पहले जो लोकल मार्केट बन रही है, लोकल ट्रेड जो हो रहा है, उसे इंटरनेशनल ट्रेडर्स की तरफ बनना, वो क्या है? वो इकोनॉमी को स्ट्रांग करता है, इकोनॉमी के लिए एक तरह से वाइटलिटी का काम करता है, उसके लिए एक तरह से जीवन शक्ति का काम करता है। नेक्स्ट है, इट हैज एनरिच्ड आवर लाइफ एंड एडेड सब्सटेंशियली टू ग्रोइंग एमेनिटीज एंड फैसिलिटीज फॉर द कंफर्ट ऑफ लाइफ। लाइफ का जो कंफर्ट है, उसकी जो फैसिलिटीज हैं, उसके लिए उसे ये समृद्ध बनाता है, उसे ये इनरिच्ड करता है, उसे समृद्ध बनाता है। क्या? जो हमारा कम्युनिकेशन है या फिर ट्रांसपोर्टेशन है, इसके जरिए कोई भी काम है वो अच्छी तरह से होगा। अदर लोगों के साथ जो हमारे कम्युनिकेशन है, जो हमारे रिलेशंस हैं, वो ज़्यादा अच्छे होंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि किसी भी नेशन के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है एंड कम्युनिकेशन है वो वहाँ के इकोनॉमी एंड लाइफलाइन कहे जाते हैं, क्योंकि ये हेल्प करते हैं उस कंट्री की कंडीशंस को सुधारने में।
चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन हमारा है, राइट अ नोट ऑफ द चेंजिंग नेचर ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इन द लास्ट 15 ईयर्स। इंटरनेशनल ट्रेड में लास्ट 15 ईयर्स में इंटरनेशनल ट्रेड में के चेंजिंग नेचर पर एक नोट लिखना है। तो पहले ट्रेड जान लेते हैं हम। लोगों के बीच में, स्टेट के बीच में एंड कंट्रीज के बीच में जो गुड्स के एक्सचेंज होते हैं उसे ट्रेड कहते हैं, ये हमने जान लिया। अदर कंट्रीज के साथ गुड्स का एक्सचेंज वो इंटरनेशनल ट्रेड कहलाया। तो इंटरनेशनल ट्रेड में हमारा लास्ट 15 ईयर्स में बहुत सारे चेंजेस आए, जिसमें कि इंडिया जो है, पहले क्या था, पहले गुड्स का ज़्यादा एक्सचेंज होता था। गुड्स की जगह समय के साथ साथ बहुत सारी सर्चिंग हुई, जिससे कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सारे खोज हुई, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, जिसकी वजह से लोग इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन के बेस पे ज्यादा बढ़ा है। चलिए देखते हैं, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज इज रेफर्ड टू एज ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड हैज चेंज्ड अ लॉट इन द लास्ट 15 ईयर। बहुत सारे चेंजेस उसमें आए हैं। इंटरनेशनल ट्रेड इज ऑल्सो कॉल्ड द इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ द नेशन। नेशन का इकोनॉमिक बैरोमीटर इंटरनेशनल ट्रेड को कहा जाता है। इंडिया हैज ट्रेड रिलेशन विद ऑल द मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स एंड ऑल जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड के सभी जियोग्राफिकल रीजन्स के साथ इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। ट्रेडिंग रिलेशंस जो हैं वो सभी के साथ रहे हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज हैव बीन सुपरसीडेड बाय द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। जो इंडिया का पहले अदर कंट्रीज के साथ जो इंटरनेशनल ट्रेड जो होता था वो क्या होता था, गुड्स का ज़्यादा होता था, लेकिन समय के साथ साथ हमारे यहाँ बहुत सारी सर्चिंग हुई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, जिसकी वजह से नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज जो है वो बढ़ा है इंटरनेशनल ट्रेड में। इंडिया हैज इमर्ज एज अ सॉफ्टवेयर जाइंट एट द इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया जो है वो सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा, सॉफ्टवेयर जाइंट के रूप में इमर्ज हुआ। And it is earning large foreign exchange through the expert of information technology। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू इंडिया की, क्योंकि डिमांड जो इनकी है वो गुड्स की जगह क्या है, वो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में बढ़ी, तो इसकी वजह से इंडिया की जो फॉरेन अर्निंग है वो काफ़ी बढ़ी। तो हमने देखा कि लास्ट 15 ईयर्स में क्या चेंजेस आए। जो हमारे ट्रेड होते थे, इंटरनेशनल ट्रेड होते थे, वो गुड्स के तो आज भी हो रहे हैं, बट गुड्स की जगह पे हम देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज का जो एक्सचेंज है वो तेजी से बढ़ा है, जिसकी वजह से फॉरेन अर्निंग जो है वो हमारी काफी बढ़ी है। आई होप कि आपको ये आंसर जो है समझ में आ गया होगा कि लास्ट 15 ईयर्स में इंटरनेशनल ट्रेड में इंडिया के जो नेचर चेंजिंग पे एक नोट लिखना है, ये आपको समझ में आ गया कि वो कैसे लिखा जाएगा, मतलब वो जो चेंजेस आए हैं वो क्या है। चलिए बच्चों, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होने के बाद अब हम देखते हैं इस चैप्टर के कुछ एक्टिविटी क्वेश्चंस। एक्टिविटी क्वेश्चंस वन साइड पे कुछ क्विज हैं एंड अदर साइड पे क्रॉस वर्ड्स हैं, जिन्हें कि आपको क्विज पढ़ना है। जो क्विज हैं उन्हें आपको पढ़ना है, समझना है। उसके जो आंसर्स होंगे वो हमें मिलेंगे इस क्विज वर्ड में, इसमें यहाँ पे हमें उन्हें सर्च करना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा नदर्न टर्मिनल ऑफ द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। नदर्न टर्मिनल ऑफ द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। चलिए एक रफली पिक्चर हम देख लेते हैं फटाफट। एक रफली पिक्चर यहाँ पर हम देखेंगे, और जो अगर कहीं ओवरलैप भी हमारा पिक्चर हो जाएगा, बट बच्चे जो हैं वो समझदार हैं, वो उन्हें किसी भी वर्ड को समझने में परेशानी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आइए देखते हैं। चलिए एक रफली पिक्चर ये बन गया है, समझ लीजिएगा। चलिए हमारा क्या है क्वेश्चन, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करेंगे हम, तो नॉर्थ ये है हमारा एंड साउथ ये है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है हमारा वो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, नदर्न टर्मिनल, ठीक है। इसका नदर्न टर्मिनल की बात हो रही है, तो नदर्न टर्मिनल जो है इसका क्या होगा, वो होगा श्रीनगर, ठीक है। तो अब हम अपने इस क्रॉसवर्ड में श्रीनगर को सर्च करेंगे। कहाँ पर है श्रीनगर, मेरे साथ साथ आप भी सर्च करो। देखते हैं किसे पहले मिलता है। चलिए ये रहा हमारा श्रीनगर, आ गया श्रीनगर। चलिए फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। आते हैं सेकंड है द नेम ऑफ द नेशनल हाईवे नंबर 2। नेशनल हाईवे नंबर 2 जो कि दिल्ली टू कोलकाता है, नेशनल हाईवे नंबर 2, जिसका नाम है शेर शाह सूरी मार्ग। ग्रैंड ट्रंक रोड, नेशनल हाईवे नंबर 1
इन दोनों का जो नेम है वो सेम है। नेशनल हाईवे नंबर 1 जो है वो दिल्ली टू अमृतसर है एंड नंबर 2 जो है वो है हमारा दिल्ली टू कोलकाता। दिल्ली हरियाणा, उत्तर प्रदेश, फिर आपका है बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो ये हो गया हमारा शेरशाह सूरी मार्ग, ये मिल गया हमें शेरशाह सूरी मार्ग। ये हो गया नेशनल हाईवे नंबर 2। अब हम आते हैं नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है द हेडक्वार्टर ऑफ द सदर्न रेलवे जोन। सदर्न रेलवे जोन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो है चेन्नई। चलिए देखते हैं यहाँ पर चेन्नई कहाँ है। चेन्नई रहा, ये रहा हमारा चेन्नई, बट यहाँ पर ट्रिपल एन है, वो मिसप्रिंटिंग हो गई है। यहाँ पर ट्रिपल एन पढ़ रहे हैं, मिसप्रिंटिंग हो गई, क्योंकि अगर हम देखें तो और कहीं चेन्नई हमें यहाँ पर बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो चेन्नई यहाँ बन रहा है, ट्रिपल एन है, कोई बात नहीं, वो हम समझ जाएंगे कि वो मिसप्रिंटिंग है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट हम। द रेल गेज विद अ ट्रैक विद 1.676 मीटर। 1.676 मीटर जो रेल गेज है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ब्रॉड गेज, जिसकी विड्थ जो है 1.676 है। एंड अगर हम बात करें इसके बाद जो कि मीटर गेज 1.000 मीटर। एंड इसके बाद हम बात करेंगे उसी के अगर हम इसकी बात करें रेल गेज जिसकी विड्थ जो है 1.676 है, इसे हम ब्रॉड गेज के नाम से जानते हैं, जिसे हम बड़ी लाइन भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है मीटर गेज, इसके बाद है नैरो गेज। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब इसमें हम देखेंगे ब्रॉड गेज। चलिए देखते हैं ब्रॉड गेज, जिसे कि बड़ी लाइन भी कहते हैं, हिंदी में बड़ी लाइन। और आपका ये हो गया ब्रॉड गेज, ये रहा ब्रॉड गेज। इसकी विड्थ जो है वो है हमारी 1.676। नेक्स्ट हम देखते हैं 5th क्वेश्चन हमारा है द सदर्न टर्मिनल ऑफ द नेशनल हाईवे नंबर 7। सदर्न टर्मिनल ऑफ द नेशनल हाईवे नंबर 7 ये क्या है? ये है वाराणसी टू कन्याकुमारी। ठीक है, वाराणसी टू कन्याकुमारी, तो वाराणसी आपका यहाँ आएगा, कन्याकुमारी आपका यहाँ आएगा। और क्वेश्चन में क्या है कि सदर्न टर्मिनल पूछ रहा है, तो साउथ की तरफ हमारा सदर्न टर्मिनल में क्या आ रहा है? वो आ रहा है कन्याकुमारी, तो इसका आंसर होगा कन्याकुमारी। चलिए हम इसमें सर्च करते हैं कन्याकुमारी कहाँ है कहाँ कन्याकुमारी। चलिए ये मिला हमें कन्याकुमारी, सॉरी गलत जा रही हूँ क्या मैं? ये है, सही है, ये रहा कन्याकुमारी, ये आ गया आपका कन्याकुमारी। ये हो गया आपका कन्याकुमारी। ठीक, नेक्स्ट है रिवर राइन पोर्ट। रिवर राइन पोर्ट नदी पत्तन रिवर पोर्ट जो है वो कौन सा है? वो है कोलकाता का हल्दिया। ठीक है, हल्दिया पोर्ट, तो कोलकाता। चलिए हम यहाँ पे सर्च करेंगे कोलकाता। कोलकाता कहाँ है? ये रहा हमारा कोलकाता, कोलकाता। चलिए ये भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें 7th क्या है? बिजिएस्ट रेलवे जंक्शन इन नदर्न इंडिया। नदर्न इंडिया का जो बिजिएस्ट रेलवे जंक्शन है उसका नाम पूछ रहा है, तो उसका नाम है मुगल सराय, जो कि सब नदर्न इंडिया का बिजिएस्ट रेलवे जंक्शन है। नंबर 1 ये है मुगल सराय एंड नंबर 2 की अगर हम बात करें तो वो है प्रयागराज जंक्शन। तो नंबर 1 हमारा है मुगल सराय। चलिए यहाँ पे सर्च करते हैं मुगल सराय है कहाँ? मुगल सराय कहाँ है? चलिए सर्च करिए आप भी, मुगल सराय। ये रहा आपका मुगल सराय, मिल गया। चलो सच सच बताना, पहले आपने ढूंढा इसे या फिर मैंने? ठीक है, तो बच्चों इस तरह से ये एक्टिविटी क्वेश्चंस जो थे वो हमारे कंप्लीट हुए। आई होप कि आपने इसे एंजॉय किया होगा और आपको ये समझ में भी आया होगा। सबसे मेन चीज क्या है कि समझ में आना, तो आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। ये बच्चों इस तरह हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप कि आपने इसे एंजॉय किया होगा। आगे आप इसका अच्छे से रिविजन करना। मिलते हैं हम दोबारा से नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।